अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रेंड्स देखेंगे किस चीज़ के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ले थर्ड पीरियड के, यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन मैंने इंक्लूड नहीं किया। इसका रीज़न क्या है बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से ज़्यादा है, और इस तरह जाते जाए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों इंक्रीज़ होती हैं थर्ड पीरियड की। यानी जब हम थर्ड पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ क्यों होती है। अब ये क्यों का जवाब जो है ये हमें तब पता चलेगा जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज़ को कहते हैं। इसके बाद जब फैक्टर हम डिस्कस करेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि अलोंग द पीरियड, यानी जब हम थर्ड पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ आते हैं और इसको डिफ़ाइन करते हैं। क्या करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफ़ाइन करते हैं। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है एच एफ मैं लेता हूँ, या HCl है हमारे पास। दोनों एग्जांपल डिस्कस करते हैं, HCl या HF। अब यहाँ पे क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फ्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है एक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन शेयर करता है, इसी तरह क्लोरीन का यही केस है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन शेयर करता है। और इस तरह हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की मज़ीद इसको ज़रूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन शेयर करता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन शेयर करता है। मतलब यहाँ पे शेयरिंग हो जाती हैं। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, फ्लोरीन भी देता है, इस तरह हाइड्रोजन भी देता है, क्लोरीन भी देता है। तो जब शेयरिंग हो जाती हैं, इसके रिज़ल्ट में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे इन दो एटमों में, ये डिफरेंट एटम है, अगर सेम एटम होते जिस तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन या क्लोरीन क्लोरीन या फ्लोरीन फ्लोरीन, यानी कोवेलेंट बॉन्ड सेम एटम के बीच भी बन सकता है पर डिफरेंट एटम के बीच भी बन सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है। वो पॉजिटिव चार्ज ये 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो मान लो ये हमारे पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर इसका न्यूक्लियस असर होता है, पकड़ होता है, खींच लेता है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देख ले तो फ्लोरीन जो है उसमें 9 प्रोटॉन है, यानी 9 पॉजिटिव चार्ज खींच लेता है। इस तरफ 9 प्रोटॉन खींच लेता है और उसी तरफ 1 प्रोटॉन खींच लेता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें इस साइड पर, यानी फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन का पावर ज़्यादा है, न्यूक्लियस का पावर क्या है? ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर आएंगे, इसके करीब आ जाएंगे। तो ये जो खींचना है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो अपनी आप की तरफ खींच लेता है, इस खींचने को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसके पास पावर ज़्यादा हो, मींस के जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा हो वो ज़्यादा खींचेगा, जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम हो एज़ कम्पेयर टू अदर एटम जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है वो कम खींचेगा, क्योंकि उसके पास पावर नहीं होता। तो यहाँ पे इस पावर को, मेरे कहने का मतलब ये है कि एटम की इस पावर को जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी आप की तरफ खींच लेता है, इस पावर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं।
अब यहाँ पे इसके कुछ फैक्टर है। यहाँ पे फैक्टर जो है, फैक्टर जब हम डिस्कस करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से क्यों कम है, या यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पीरियड में सबसे क्यों ज़्यादा है। यानी खींचते सब है, पर कुछ ज़्यादा खींच लेते हैं और कुछ कम खींच लेते हैं। तो ज़्यादा क्यों खींच लेते हैं और कम क्यों खींच लेते हैं, ये हम फैक्टर में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि जब हम अपने पीरियड के ऊपर अप्लाई करें तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उस फैक्टर को भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाद में फिर फर्स्ट ग्रुप आएगा, फिर मज़ीद ग्रुप जो है आ जाएंगे। यहाँ पे पीरियड की बात हो रही है, आगे जब हम इस चैप्टर में जाएंगे तो बार बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड्स देखेंगे, कभी ग्रुप में, कभी दूसरे ग्रुप में, कभी तीसरे ग्रुप में, कभी चौथे ग्रुप में। इसी वजह से यहाँ पे हम स्टार्ट में आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके अलावा एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस जो है, ये सारे चीज़ें हमने पहले से डिटेल में डिस्कस की है, साथ साथ फैक्टर भी डिस्कस की है, ताकि बाद में जब हम ग्रुप की तरफ जाए वहाँ पर हमें मसला फिर ना हो। तो जाते हैं उन फैक्टर की तरफ। पहले उन फैक्टर की तरफ हम जाते हैं जो हमारे कोर्स में जो पीरियड है, यानी जो थर्ड पीरियड हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आगे हमारे काम आने वाले हैं, इसलिए हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो फैक्टर है उसको नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसको हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में थर्ड चैप्टर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को शायद याद होगा, और इसके ऊपर मैंने ट्रिक की वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का पता ना हो, डिटेल से सीखना चाहते हैं, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास 5 किस्म के था, SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3 वगैरह वगैरह। तो हम उठाते हैं SP हाइब्रिडाइजेशन, इसके अलावा SP2 हाइब्रिडाइजेशन और SP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने ये नोट करना है कि SP में S जो है 50% करेक्टर है यहाँ पे इसमें, और 50 P का है। इसके अलावा यहाँ पे इस केस में अगर आप लोग देख ले तो 33% हमारे पास S करेक्टर है इस हाइब्रिडाइजेशन में, और 67% हमारे पास क्या है, P करेक्टर है। इसके अलावा SP3 हाइब्रिडाइजेशन में S करेक्टर 25% है, और 75% हमारे पास क्या है, P करेक्टर है। तो जहाँ पर S करेक्टर ज़्यादा हो वहाँ पे जो एटम बॉन्ड बनाता है वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जहाँ पे sp2 बनाता हो वहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी sp3 से। जिस तरह कार्बन जो है CH4 में, यहाँ पे मीथेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इसके अलावा C2H4 में यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp2। इसके अलावा C2H2 में जो है इस केस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp। तो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो इस केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर हमारे पास कुछ इस तरह बनता है कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जिस बॉन्ड में जहाँ पे एक एटम बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। किस चीज़ से, sp2 से, और sp2 की ज़्यादा होगी किस चीज़ से, sp3 से। तो ये फैक्टर जो है हमारे कोर्स में जो पीरियड है उसके ऊपर असर नहीं डालता, इसी वजह से यहाँ पे आप लोग सिर्फ सीख ले, हम अपने पीरियड की तरफ नहीं जाते। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास हमारे कोर्स में तो मेंशन नहीं किया, लेकिन उस फैक्टर को हम डिस्कस करते हैं, और ये फैक्टर भी हमारे
पीरियड के ऊपर, यानी जो पीरियड हमारे कोर्स में प्रेजेंट है उसके ऊपर असर नहीं डालता। वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम ज़्यादा हो सकती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये भी हमारे पास 3 किस्म के हैं। मान लो हम पी सब शेल जो है उसको उठाते हैं, और पी का जो सब शेल है वो हमें मालूम है कि इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल। अब अगर ये कम्प्लीटली फील्ड हो, कम्प्लीटली फील्ड कि इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन हो, सब में क्या हो? 2-2 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये एक किस्म है किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जिसको हम कहते हैं कम्प्लीटली फील्ड। या अगर पी हाफ फील्ड हो, जिस तरह यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या कहते हैं? हाफ फील्ड। और एक होता है पार्शली फील्ड। तो ये केस आप लोग एस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप पी के ऊपर, पी तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, डी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और एफ़ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पार्शियल फील्ड इस तरह हो सकता है, यानी इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह हो सकता है, ये भी पार्शियल फील्ड है। अगर मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन आया तो फिर हाफ फील्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक और डाल दिया तो फिर पार्शियल फील्ड, यहाँ पे एक और डाल दिया तो फिर पार्शियल फील्ड। तो कहने का मतलब यह है कि कम्प्लीटली फील्ड इज़ मच मोर स्टेबल दैन हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड इज़ मोर स्टेबल दैन पार्शियल फील्ड। अगर कॉन्फ़िगरेशन इस तरह हो तो यहाँ पे बहुत ख़ूबसूरत किस्म की स्टेबिलिटी आ चुकी हैं। अब अगर एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो क्या करे? इलेक्ट्रॉन शेयर करे किसी दूसरे एटम के साथ, तो यहाँ पे वो ये एटम नहीं चाहेगा कि शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने करीब लेकर आए ताकि इसकी स्टेबिलिटी ख़राब हो जाए। यानी करीब लाने का मतलब ये है कि अगर उसने मज़ीद ज़ोर लगाया तो वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से छीन भी ले सकता है। जैसा कि हमारे पास हम HCl के केस में देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन एटम है। अब क्लोरीन एटम क्या करता है? ज़ोर लगाता है ताकि जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके करीब आ जाए। अगर मज़ीद ज़ोर लगाया तो हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन छीन भी सकता है, मज़ीद अगर ज़ोर लगा के तो छीन भी सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब अगर कोई एटम में इस तरह कॉन्फ़िगरेशन हो जो कम्प्लीटली फील्ड हो, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखेगा? यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्बिटल फील्ड होंगे, तो किसी और ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करेगा, तो फिर यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे इस तरह एटम जिसमें कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्या होगी? कम होगी। स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ख़राब हो सकती हैं अगर ये इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली इसमें चला गया। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पर भी स्टेबिलिटी आ चुकी है। इस तरह जो हाफ फील्ड है, अगर किसी ने इस तरह कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन किया हो तो वो भी स्टेबल होता है। इसी वजह से इस तरह एटम जिसमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ चुका हो वो भी नहीं चाहता कि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली इसके पास आ जाए। तो अगर नहीं चाहता तो वो ज़्यादा खींचेगा भी नहीं, तो खींचेगा नहीं तो इट मीन्स कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। जिसमें पार्शली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो वो अनस्टेबल होता है, जैसा कि यही केस है। पी के केस में अगर हम देख ले, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद आया तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए
ये पेयर जो है जो शेयर किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ज़ोर से पकड़ेगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन उस दूसरे एटम से कम्प्लीटली निकलवा ले। इसी वजह से इसकी पेयर क्या होगी, निकलवा ले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो कम्प्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, कम्प्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा तो स्टेबिलिटी आएगी। इसी वजह से इसकी पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, हाँ कम्प्लीटली फील्ड मोस्ट स्टेबल, देन हाफ फील्ड मोस्ट स्टेबल, देन पार्शली फील्ड। पर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सॉरी ऑर्डर क्या है, ये है कि पार्शली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी हाफ फील्ड से। हाफ फील्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी किस चीज़ से, कम्प्लीटली फील्ड से। तो ये दूसरा फैक्टर है और ये फैक्टर भी हमारे कोर्स में जो पीरियड है थर्ड वन पीरियड, उसके ऊपर असर नहीं डालता। इसके बाद हम जाते हैं थर्ड वन जो फैक्टर है वो है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये डिस्कस करते हैं तो फिर हम अपने पीरियड के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट को हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बताता हूँ। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है। इसके अलावा ये इसका फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। अब सब में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या है, सब में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके अलावा यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मान लो एक और शेल है हमारे पास, उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस जो है सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है, सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं अपनी आप की तरफ, इसी वजह से ये गिर्द घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो ज़्यादातर जो फोर्स है वो फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर लगता है। अब कुछ ना कुछ फोर्स, न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत कम करता है और फिर वो फोर्स यहाँ पे पहुँचता है। लेकिन यहाँ पे फोर्स पहुँचते ही यहाँ पे जब ये अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के जब करीब आएंगे तो यहाँ पे रिपल्शन फोर्स भी होगा। इसी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है या न्यूक्लियस का जो पकड़ है ये फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या करता है, काम करता है। इसी तरह यहाँ पे फिर सेकंड शेल वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये थोड़ा बहुत न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस का जो पकड़ है वो कम करता है। यहाँ तक जो न्यूक्लियस का पकड़ है वो एज़ कम्पेयर टू सेकंड शेल कम पहुँचता है। तो यहाँ पे जो कम करना है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस फोर्स है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियस का पकड़ है, ये कम करना, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इन्वर्स रिलेशन रखता है। यहाँ पे En लिख लो, En इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे मैं S और E लिखता हूँ, शील्डिंग इफेक्ट। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो, इनर शेल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, न्यूक्लियर का जो फोर्स है वो ज़्यादा कम करे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होगी। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो न्यू शेल ऐड होता है। मान लो फर्स्ट पीरियड है तो इसका एक शेल होता है, सेकंड पीरियड में जब हम आते हैं तो उसके दो शेल होते हैं, थर्ड पीरियड में जब हम आते हैं तो इसके तीन शेल, फोर्थ पीरियड में जब जाते हैं तो फोर शेल। जब न्यू शेल ऐड होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। यानी अगर हम कंपेयर करें डाउन द ग्रुप, तो यहाँ पे फर्स्ट मेंबर है ग्रुप का, तो इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। लेकिन अगर हम सेम पीरियड में जाए, क्या करें, अगर सेम पीरियड में जाए, जैसा कि हमारे कोर्स में थर्ड पीरियड दिया हुआ है, इसमें जाए
तो शेल वही होगा, शेल चेंज नहीं होगा। शेल अगर चेंज नहीं होगा तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कि सोडियम के केस में अगर हम देख लें, सोडियम के इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है, 2 फर्स्ट शेल में और 8 सेकेंड शेल में और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह मैग्नीशियम में जाए तो उसमें भी 2 और 8 है, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है तो 2 हो जाते हैं। इस तरह जाते जाए तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो है वही 8 है, वही 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो है हमारे पीरियड के ऊपर कोई असर नहीं डालता, हमारे पीरियड के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट असर नहीं डालता, क्योंकि मैग्नीशियम जो सोडियम जो है इसकी इनर शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम की इनर शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम की इनर शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के इनर शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के इनर शेल में 10 इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, एक एक इंक्रीज़ हो रहा है, पर यहाँ पे इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो सबका सेम है। यहाँ पे सल्फ़र का भी 10 है, क्लोरीन का भी 10 है और आर्गन का भी 10 है, लेकिन आर्गन हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उसको जब न्यूक्लियस या एक एटम अपनी तरफ खींच ले उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो आर्गन बिल्कुल बॉन्ड भी नहीं बनाता, वो स्टेबल होता है, इसी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं होती। तो एलॉन्ग द पीरियड जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो शेल वही होते हैं, यानी थर्ड पीरियड में जब हम जा रहे हैं तो सबके 3 शेल होंगे। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं लेकिन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ नहीं होते, तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तब यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर असर डाल सकता है, लेकिन पीरियड में कोई असर नहीं डालता। तो ये हमारे पास था थर्ड इफेक्ट। इसके बाद जो 2 इफेक्ट आते हैं वो हमारे पीरियड के ऊपर असर डालता है, जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज किस तरह असर डालता है, यहाँ पे अगर हम सोडियम के केस में देख ले, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इट मीन्स कि मान लो ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है, इसमें क्या है 11 प्रोटॉन है। कितने? 11 प्रोटॉन, राइट। इस तरह 11 प्रोटॉन शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। पर अगर हम एक स्टेप आगे जाए, मैग्नीशियम के केस में देख ले, यानी एक स्टेप इधर आए तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे 12 प्रोटॉन खींच लेंगे। कितने प्रोटॉन? 12 प्रोटॉन। तो ज़ाहिर सी बात है अगर एक तरफ 11 बंदे खींच रहा है, मान लो ये एक रस्सी है, यहाँ पे 12 बंदे खींच रहा है और यहाँ पे 11 बंदे खींच रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि रस्सी इस तरफ जाएगी। किस तरफ? इस तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बंदा ज़्यादा हुआ। इसी तरह जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, थर्ड पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एक एक प्रोटॉन इंक्रीज़ होता है, मींस कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो वो एटम जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसकी पकड़ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक एक चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। जब इंक्रीज़ हो रहा है तो इट मीन कि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी आप की तरफ स्ट्रांगली खींच लेगा। यानी अगर हम मैग्नीशियम और सोडियम के केस में देख ले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.93 है, जबकि मैग्नीशियम 1.31 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन ज़्यादा हुआ। फिर जब हम एल्यूमिनियम का देखते हैं तो यहाँ पे 1.81 है, 1.81 है। तो यहाँ पे क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन ज़्यादा हुआ। फिर यहाँ पे 2.02 है, फिर यहाँ पे 2.19 है। तो यहाँ पे जाते जाते इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक एक चार्ज यानी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होती है। तो ये हमारे पास है फोर्थ वन फैक्टर जो कि हमारे ग्रुप के ऊपर पीरियड के ऊपर असर डालता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट वन फैक्टर है वो है
एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज ये भी न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम पीरियड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो एटॉमिक साइज़ जो है वो भी डिक्रीज़ होता है। तो अगर आप लोगों को याद हो एटॉमिक साइज़ के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। तो जैसे जैसे हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। तो इट मीन्स कि एटॉमिक साइज़ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये इसके बीच कौन सा रिलेशन है? इन्वर्सली रिलेशन है। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़। एटॉमिक साइज़ ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अब साइज़ जो है किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर असर डालता है? इस तरह डालता है कि अगर मान लो यहाँ पे हम क्लोरीन और यहाँ पे सोडियम कंपेयर करते हैं तो सोडियम का साइज़ इतना बड़ा है। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कोवेलेंट बॉन्ड में, तो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा, यहाँ पे शेयर होंगे तो न्यूक्लियस से बहुत फासले पे होगा तो यहाँ पे इसका पकड़ भी कम होगा। पकड़ कम होगा तो ज़ाहिर सी बात है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इस तरह अगर हम क्लोरीन के केस में देख ले तो क्लोरीन का साइज़ इतना छोटा है, जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो साइज़ छोटा, इलेक्ट्रॉन भी इसके करीब होंगे तो पकड़ ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इसकी ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से इस यहाँ पर भी इन्वर्सली रिलेशन रखता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर एटॉमिक साइज़ कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। अगर एटॉमिक साइज़ ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। यानी एटॉमिक साइज़ ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, एटॉमिक साइज़ यहाँ पे कम, यहाँ पे इस तरह, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। इसके अलावा न्यूक्लियर चार्ज जो है अगर ये इसका रिलेशन हम देख ले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट रिलेशन रखता है किसके साथ? न्यूक्लियर चार्ज के साथ। N मीन्स न्यूक्लियर, C मीन्स चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम। तो यहाँ पे अगर हम अपने पीरियड में देख ले तो जब हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। क्या होता है? एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। सोडियम साइज़ में बहुत बड़ा है, अगर बड़ा है तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। इस तरह फिर जब हम एक स्टेप आगे जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर मज़ीद डिक्रीज़, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मज़ीद इंक्रीज़ और यहाँ पे सबसे छोटा और सबसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को क्लोज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो की आप लोगों को समझ आई हुई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।